I learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जनन एवं उसके प्रकार, परागण, निषेचन एवं आनुवंशिकता पर चर्चा करेंगे। आपने आम के पेड़ से आम तोड़कर खाया होगा। आम खाने के बाद आपने आम की गुठली को जमीन में बोकर उसकी नियमित देखभाल करने के प्रयास भी किए होंगे। आपने अपने आसपास नीम के बीज से नीम का पौधा, मक्का के बीज से मक्का का पौधा, बकरी से मेमने और गाय के बछड़े के जन्म को देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है, आम के पेड़ से आम का पौधा ही क्यों उगता है? बकरी अपने समान बच्चे को जन्म क्यों देती है? ऐसा क्यों होता है? इस पृथ्वी पर चाहे वह पौधा हो या जंतु हो, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। सजीवों में यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। परिभाषा: सजीवों का अपने समान ही संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। पादपों में जनन की विधियां: ए. कायिक जनन, बी. अलैंगिक जनन, सी. लैंगिक जनन, डी. अनिषेक जनन। ए. कायिक जनन: एक आलू लीजिए, उसे ध्यान से देखिए। उसमें खांचों में कुछ उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें आंखें कहते हैं। आंख युक्त टुकड़ों को काटें। इन टुकड़ों को मिट्टी में गड्ढा खोदकर बोइए। गड्ढे को मिट्टी से भर दीजिए और नियमित पानी डालिए। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकालिए। आप देखेंगे कि आलू की आंखों से नए पादप अंकुरित होते दिखाई देते हैं। परिभाषा: बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से परिवर्धित होकर नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन से बनने वाले पौधे अपने पैतृक पौधों के समान गुणों वाले होते हैं। यह क्लोन कहलाते हैं। उदाहरण: आलू, घास, प्याज और अदरक आदि। इसी प्रकार ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में पत्तियों के खांचों में कलिकाएं पाई जाती है। यह कलिकाएं विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कैक्टस में तना पादप से अलग होकर नए पादप को जन्म देता है। डहेलिया की जड़ें नए पादप को जन्म देती है। गुलाब की एक शाखा को उसकी पर संधि से काटिए। पर संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा का यह 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा कलम कहलाता है। इसे तिरछा काटकर मिट्टी में दबा दीजिए और नियमित पानी दीजिए और अवलोकन कीजिए कलम से नई शाखा को निकलने में कितने दिन लगे। यह कलम धीरे धीरे नए पौधे में परिवर्धित हो जाती है। कायिक जनन के लाभ: 1. इससे पादप कम समय में विकसित हो जाते हैं। 2. इससे पादप से पुष्प व फल कम अवधि में प्राप्त होते हैं। 3. इसमें नवीन पादप एक ही जनक से प्राप्त होते हैं। 4. इससे आनुवंशिकीय समरूप पौधे उगते हैं जिससे पैतृक लक्षण संरक्षित रहते हैं। 2. अलैंगिक जनन: इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का सम्मिलन नहीं होता और कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों से होता है। मुकुलन: अपने घर के नजदीक या परिक्षेत्र में स्थित बेकरी की दुकान से यीस्ट का विकसित होता मुकुल पाउडर या यीस्ट केक लीजिए। चुटकी भर यीस्ट को पात्र में लिए जल में डालिए। अब इसमें शक्कर 1 चम्मच डालकर जल को हिलाएं। अब इस पात्र को गर्म जगह रखिए। अवलोकन: 1 घंटे बाद इस द्रव की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखिए। आपको नई यीस्ट कोशिकाएं दिखाई देगी। यीस्ट कोशिका से छोटे बल्ब के रूप में मुका बनती हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करती है। जब यह जनक से अलग होती है तो नई यीस्ट कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। विखंडन खंडन: आपने तालाब और ठहरे हुए पानी के जलाशयों में फिसलनदार काई देखी होगी। इन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं एवं इसका प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि कर नया शैवाल निर्मित करता है। उदाहरण: स्पाइरोगायरा। बीजाणु निर्माण: ब्रेड के टुकड़ों को अगर नमी में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात डबल रोटी पर जाले के समान कवक उगाते हैं जिसे आम भाषा में फफूंद कहते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल के समान फैले हुए कवक में काले व भूरे रंग की बीजाणुधनियों में बीजाणु दिखाई देते हैं। जब ये बीजाणु मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते हैं और हल्के होने के कारण काफी दूर दूर तक चले जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कठोर आवरण अपने चारों ओर बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक तंतुओं में विकसित हो जाते हैं।
जैसे म्यूका, राइजोपस। इस प्रकार का जनन सामान्यतः निम्न वर्ग के सजीवों जैसे शैवाल, कवक, मॉस व फन में होता है। 3. लैंगिक जन्म। धतूरे का पुष्प लीजिए, उसकी अलग अलग संरचनाओं को पहचानने का प्रयास कीजिए। उनके अलग अलग हिस्सों को एक चार्ट शीट पर चिपकाएं। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र हरी पत्तियों सदृश्य संरचनाओं का बना होता है, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दलपुंज के बाद भीतर सफेद पत्तियों का सुंदर सा चक्र दलपुंज कहलाता है। इसका एक सदस्य दल कहलाता है। ये दोनों चक्र पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं। ये जनन प्रक्रिया में पुष्प की सहायता करते हैं। दलपुंज के अंदर पुष्प के जननांग पाए जाते हैं। इसमें पुकेसर नर जननांग और स्त्रीकेसर मादा जननांग होते हैं। एकलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें पुकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण, मक्का, पपीता, ककड़ी आदि। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा आदि। पुकेसरों में परागकोश पाए जाते हैं जिनमें असंख्य परागकण निर्मित होते हैं। परागकणों के अंकुरित होने से इनमें नर केंद्रकों का निर्माण होता है। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड हो सकते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड निर्माण बीजांड में होता है। परागण। परागकण हल्के होने के कारण वे जल, वायु, कीटों या जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब ये कीट अन्य पुष्पों पर बैठते हैं तो ये परागकण उस पुष्प की वर्तिकान पर गिर जाते हैं। परिभाषा, किसी भी माध्यम से परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण, जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण, मटर, टमाटर। परपरागण, जब एक पादप के पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते या पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। उदाहरण, गुलाब, पॉपी। निषेचन। परागकण, परागण की प्रक्रिया द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकान तक पहुंचकर अंकुरित होते हैं। परागकण के अंकुरन से परागनली बनती है जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक वृद्धि कर अंडाशय में स्थित बीजांड तक पहुंचती है। परागनली में स्थित नर केंद्रक बीजांड में स्थित अंडकोशिका से संयोजित हो जाते हैं। इस प्रकार नर केंद्रक के मादा केंद्रक अर्थात अंडकोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। यह युग्मज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल के उपयोग के पश्चात बीज स्वतंत्र होकर उगकर नए पादप बनाते हैं। सुविकसित आवृतबीजी पौधों के इस प्रकार संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज में एक भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरन के पश्चात नए पादप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी जानें। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिशिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा बीज लोडोएसिया, सबसे छोटा बीज ऑर्किड। क्या सभी फलों में बीज होते हैं? किन फलों में बीज नहीं होते हैं? फल का निर्माण अंडाशय में होता है अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सत्य फल, वास्तविक फल। दो असत्य फल, आभासी फल। एक सत्य फल, यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। दो असत्य फल, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल इत्यादि भी फल बनाने में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल अथवा आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, एप्पल, नाशपाती में पुष्पासन फल निर्माण में भाग लेता है, अतः सेब एवं नाशपाती एक आभासी फल है। अनिषेक जनन, जब पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। इस प्रकार बने फलों में बीज नहीं होते हैं, जैसे केला, अंगूर आदि। समस्त फलों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 1. सरल फल। 2. पुंज फल। 3.
संग्रहित फल। 1. सरल फल। जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो उन्हें सरल फल कहते हैं, जैसे आम, गेहूं आदि। 2. पुंज फल। जब एक बहुअंडपी पुष्प के वियुक्तांडपी अंडाशय से अलग अलग फल बने परंतु समूह के रूप में रहे तो इन्हें पुंज फल कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी आदि। 3. संग्रहित फल। जब एक संपूर्ण पुष्पक्रम के समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं। इस प्रकार बनने वाले फल संग्रहित फल कहलाते हैं, जैसे शहतूत, कटहल आदि। आनुवांशिकता, हेरेडिटी। प्रत्येक बीज अपने समान पौधों एवं जंतु अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं। इस प्रकार बनने वाली संततियों में पैतृक गुणों आनुवंशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहते हैं। सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर में विभिन्न गुणों के आधार पर आनुवंशिकी के प्रयोग किए। आनुवांशिकी के क्षेत्र में मेंडल के योगदान के कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे में पाए जाने वाले विपरीत लक्षणों विपर्यासी लक्षण की सूची नीचे दर्शाई गई है। सारणी। विपरीत लक्षणों गुण युग्मों की सूची। क्र सम लक्षण गुण युग्म 1 तने की ऊंचाई, लंबा या बौना। 2 फूल का रंग, बैंगनी या सफेद। 3 फूल की स्थिति, कक्षस्थ या शीर्षस्थ। 4 फली का आकार, चिकनी या खांचेदार। 5 फली का रंग, हरा या पीला। 6 बीज की आकृति, गोल या झुर्रीदार। 7 बीज का रंग, पीला या हरा। इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के वाहकों को मेंडल ने कारक नाम दिया, जिन्हें वर्तमान में जीन कहते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोगों हेतु मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया? आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। 1 7 स्पष्ट दिखाई दिए जाने वाले विपर्यासी लक्षण। 2 मटर का अल्पावधि का जीवन काल। 3 मटर में सामान्यतः स्वपरागण होता है, लेकिन आवश्यकतानुसार पर परागण भी सरलता से कराया जा सकता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए आनुवांशिकी प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर आनुवांशिकता के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए। 1 प्रभाविता का नियम। 2 पृथक्करण का नियम। 3 स्वतंत्र व्यूहन का नियम। इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु। सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पादपों में कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा जनन होता है। कायिक जनन में पत्ती, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप विकसित होते हैं। कायिक एवं अलैंगिक जनन निम्न वर्गीय पादपों में होता है। लैंगिक जनन उच्च वर्गीय पादपों में होता है एवं इसमें नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है। एकलिंगी पौधों के पुष्प में नर पुष्प एवं मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। नर पुष्प में केवल नर जननांग पाए जाते हैं एवं मादा पुष्प में केवल मादा जननांग पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों ही जननांग पाए जाते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। परागण वायु, जल, कीटों एवं अन्य जंतुओं के द्वारा हो सकता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 कायिक जनन पाया जाता है। अ आलू में, ब गेहूं में, स नीम में, द मटर में। उत्तर अ आलू में। 2 नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। अ परागण कण, ब निषेचन, स मुकुलन, द बीजाणु। उत्तर ब निषेचन। 3 एकलिंगी पुष्प है। अ मक्का, ब सरसों, स गुलाब, द पिटूनिया। उत्तर अ मक्का। 4 द्विलिंगी पुष्प है। अ पपीता, ब मक्का, स ककड़ी, द सरसों। उत्तर द सरसों। डॉट। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। साथ ही कमेंट्स में अन्य जिस विषय की वीडियो चाहिए उसे अवश्य लिखें ताकि आइलैंड की टीम आपके लिए उस वीडियो को लेकर आए। कक्षा 8 के विज्ञान विषयों के अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइलैंड के वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।